प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके साथ जिस महत्वपूर्ण विषय पर बात करूंगा वह है गुप्तकालीन प्रशासन। प्रिय विद्यार्थियों, हम गुप्त काल की बात करते हैं। मौर्य काल के बाद भारत में, विशेषकर उत्तर भारत, आर्यावर्त और मध्य देश पर लंबे समय तक शासन करने वाला जो वंश है, जो साम्राज्य है, वह गुप्त साम्राज्य है, जिन्होंने मौर्यों के बाद पाटलिपुत्र को और विशेषकर मध्य भारत को, आर्यावर्त को अपना केंद्र रखते हुए शासन किया। और उनका जो समय है वो है 275 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य ने भारत में शासन किया। तो हम बात करते हैं गुप्तकालीन प्रशासन की। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम गुप्तकालीन प्रशासन की बात करते हैं तो हमें मौर्य काल की भांति न तो गुप्त शासन के बारे में तत्कालीन, जैसे हम बात करते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र की, जिस ग्रंथ से हमें मौर्य प्रशासन के बारे में महत्वपूर्ण और विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा, ऐसा इसी प्रकार का कोई ग्रंथ हमें गुप्तकालीन समय से प्राप्त नहीं होता जिससे हमें गुप्तों के बारे में, गुप्त प्रशासन के बारे में हमें कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो। दूसरा कि न ही इस समय ऐसा कोई विदेशी यात्री जो मेगस्थनीज आया था जिसने इंडिका लिखी और गुप्तकालीन प्रशासन पर, पाटलिपुत्र पर अपने महत्वपूर्ण विचार और दृष्टांत लिखा, वैसा हमें गुप्त काल में ऐसा कोई विदेशी यात्री भी हमें प्राप्त नहीं होता। हाँ, ये अलग बात है कि गुप्त काल में भी चीनी यात्री भारत की यात्रा पर आया, फाहियान, लेकिन उसका जो उद्देश्य था वो था बौद्ध धर्म, बौद्ध ग्रंथ, उनके बारे में जानना, उनके बारे में समझना, बौद्ध तीर्थ स्थलों का भ्रमण करना, यात्रा करना, बौद्ध ग्रंथों के बारे में अध्ययन करना और समझना। इसलिए उसने राजनीति में अपनी रुचि नहीं दिखाई और न ही उसने तत्कालीन विशेषकर कोई राजनीतिक स्थिति का, राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था का कोई उल्लेख किया है। फिर भी हम बहुत से ऐसे प्रमाण हैं, तथ्य हैं, जिनके आधार पर गुप्तकालीन प्रशासन और राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करते हैं, जिनमें विशेषकर तत्कालीन गुप्त शासकों के शिलालेख हैं, उनके अभिलेख हैं, उनसे हमें गुप्त प्रशासन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि हम देखते हैं मौर्य काल और गुप्त काल, जैसे कि आप देखते हैं मौर्य काल में एक विस्तृत, विशाल केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था थी, लेकिन हमें जो गुप्त काल है उसमें मौर्य काल जैसी विस्तृत, व्यवस्थित और सख्त केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था हमें दिखाई नहीं देती है। गुप्तों ने उत्तर भारत, मध्य भारत में आर्यावर्त और मध्य देश को ही अपने नियंत्रण में, विशेषकर केंद्रीय नियंत्रण में रखने का प्रयास किया। यहीं पर उनका जो केंद्रीय जो नियंत्रण था वो ज़्यादा सख्त था। और जो अपन दूरी की बात करते हैं, प्रांतीय अधिकारियों की बात करते हैं, हम सीमावर्ती राज्यों की बात करते हैं, सुदूर दक्षिण की बात करते हैं, तो वहाँ पर गुप्तों ने अपना इतना कठोर केंद्रीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। इसीलिए हमें गुप्त काल में विकेंद्रीकरण की स्थिति या व्यवस्था दिखाई देती है, जहां हम बात करते हैं सत्ता का केंद्रीकरण, जहां पर ऊपर से नीचे तक सत्ता को एक व्यक्ति केंद्रित करने का प्रयास करता है। प्रत्येक मामलों में वो हस्तक्षेप या नियंत्रण रखता है, अपना हस्तक्षेप करता है, निर्देश देता है, आदेश देता है, रुचि लेता है। वो केंद्रीकरण की व्यवस्था जो मौर्य काल में थी वो हमें गुप्त काल में दिखाई नहीं देती।
गुप्त काल में विकेंद्रीकरण या विकेंद्रीकृत व्यवस्था दिखाई देती है। इसलिए गुप्त काल में सामंतवादी स्थिति भी विशेषकर उभर कर सामने आती है, जहां राजा के अधीन अनेक उपराजा, अधिराजा, उपरेक महाराज, अधिराज हमें दिखाई देते हैं। और उसी अनुरूप जो गुप्त सामंत थे, अधीनस्थ शासक थे, उनकी स्थिति भी उसी प्रकार से तय होती थी। और सुदूर प्रांतों के जो अधिकारी थे, जो शासक थे, उनको अपने प्रांतीय प्रशासन में स्वतंत्रता दी गई थी और उनको उनकी स्थिति के अनुसार ही महाराज, उपरिक महाराज आदि नामों से जाना जाता था। और सभी सामंतों की स्थिति भी एक जैसी नहीं थी। आर्यावत और मध्य देश के सामंत गुप्त शासकों के अधिक प्रभाव में थे, जबकि सुदूरवर्ती जो सामंत थे प्राय स्वतंत्र स्थिति रखते थे और यद्यपि गुप्त सम्राटों की अधीनता को स्वीकार करते थे। साम्राज्य के सामंत राजस्व उपहारों द्वारा केंद्रीय कोष की अभिवृद्धि में योगदान करते थे, युद्धों के अवसर पर सैनिक सहयोग प्रदान करते थे, राजकीय उत्सवों पर राजधानी में उपस्थित होकर सम्राट के वैभव और शक्ति को प्रदर्शित करते थे। सामंत राज्यों की स्थिति साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुई, क्योंकि स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद आप जैसा कि जानते हैं प्रिय विद्यार्थियों, जब एक शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता के अभाव में जो प्रांतीय अधिकारी हैं, प्रांतीय शासक हैं, जो अर्ध स्वतंत्र जैसी स्थिति थी, अब जब शासक कमजोर होगा, शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी योग्य शासक के समय तो दिक्कत नहीं आती थी, लेकिन शासक के कमजोर होने पर ये जो विघटनकारी जो तत्व थे, सामंतवादी व्यवस्था थी, उसने साम्राज्य को खोखला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास किया। हम बात करते हैं गुप्तकालीन राजत्व सिद्धांत, यानी राज्य का जो अवधारणा है, जो राज्य का लक्ष्य है, राज्य का जो उद्देश्य है, जो उसकी जो नीतियां हैं, वो किन सिद्धांतों पर आधारित थी और उन्होंने अपने आप का जो उद्देश्य, लक्ष्य क्या निर्धारित किया। गुप्त वंश के अनेक राजा चक्रवर्ती हुए और चक्रवर्ती आदर्श के अनुरूप ही भारत को एक राजनीतिक सूत्र में, राजनीतिक एकता के सूत्र में संगठित और व्यवस्थित किया। अपनी इस व्यापक प्रभुता के अनुरूप गुप्त राजाओं ने उच्चतर राजकीय उपाधियां भी धारण की। अभिलेखों व सिक्कों आदि में उनकी उपाधियां महाराजाधिराज, परम देवत, परम भट्टारक, परमेश्वर, पृथ्वीपति, एकाधिराज आदि मिलती हैं। डॉक्टर मजूमदार व डॉक्टर डीसी सरकार के अनुसार चूंकि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को कुबेर, वरुण, इंद्र और यम के समान ही नहीं बल्कि लोक में रहने वाला देवता कहा गया है, इसलिए गुप्त राजा राजत्व को देवप्रद और राजा को देव स्वरूप मानते थे। किंतु इस उपाधियों से यह अनुमान करना गलत होगा कि गुप्त राजा राजत्व को देवप्रद मानते थे। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के लिए यह भी कहा गया कि वह शास्त्र का ज्ञाता था, वह धर्म की मर्यादा को रखने वाला था, वह शास्त्र विहित मार्ग पर चलता था तथा वह लोक नियमों का पालन करने वाला था। लेकिन आप जैसा कि जानते हैं कि राजत्व के सिद्धांत में उपाधियां लेने का अपना महत्व है, उसको व्यवस्थित रूप देना या व्यवहारिक रूप देना अलग चीज़ है। लेकिन शायद इन उपाधियों से हमें यह तो महसूस हो सकता है, स्वाभाविक है विद्वानों का ऐसा अनुमान लगाना कि शायद गुप्त शासक है अपने आप को दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत में विश्वास करते थे।
इस विवरण से स्पष्ट है कि शास्त्र, धर्म, लोक नियमों के निर्दिष्ट मार्ग पर करने वाला समुद्रगुप्त लुई 14वें की भांति अपने को देव मानकर शासन का संचालन करता ही नहीं समझता था, बल्कि शासन संचालन में शास्त्र सम्मत मार्ग का ही अनुसरण किया जाता था। प्रयाग प्रशस्ति में उसे लोक में रहने वाला देवता राजत्व के देवप्रद सिद्धांत के आधार पर नहीं, अपने सुचरित्र के कारण कहा गया है। उत्तराधिकार नियम भी इस बात का प्रमाण है कि गुप्त सम्राट राजपद को देवप्रद नहीं, गुणों के अथवा योग्यता पर आधारित समझते थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को तथा समुद्रगुप्त ने अपने चंद्रगुप्त द्वितीय को उत्तराधिकार सौंपा था। उत्तराधिकार का यह नियम गुप्तों को कोई मौलिक देन नहीं थी, क्योंकि योग्यता के आधार पर राजपद निर्धारित करने का सिद्धांत चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री प्रधानमंत्री कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पहले से ही प्रचलित था। अब बात करते हैं हम केंद्रीय प्रशासन की। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, राजतंत्रात्मक जो शासन प्रणाली है उनमें जो शासन है, प्रशासन जो है, उसका अध्ययन हम करते हैं केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, मोटे तौर से दो रूपों में। फिर बाकी हम बात करते ही हैं राजनीतिक केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, राजस्व प्रशासन, न्यायिक प्रशासन, अपराध, सजा, कर, पुलिस प्रशासन, सैन्य प्रशासन, विभिन्न ग्राम प्रशासन, स्थानीय प्रशासन। तो हम बात करते हैं पहले केंद्रीय प्रशासन की। गुप्त साम्राज्य का शासन सम्राट में केंद्रित था, यानी आप जैसे जानते हैं कि एक तंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक जो शासन प्रणालियां हैं, जहाँ राजा का शासन था, वहाँ सभी शासन की जो समस्त शक्ति थी वो राजा में, एक व्यक्ति में केंद्रित होती थी। राजतंत्रात्मक प्रणाली के अंतर्गत सम्राट ही सर्वोपरि था, राज्य की अंतिम सत्ता उसी के हाथ में थी। वह प्रशासन संबंधी विभिन्न कार्यों का प्रतिपादन प्रतिदिन निर्धारित समय पर और स्वयं निरीक्षण व संचालन किया करता था। कालिदास के नाटकों में भी राजा की समय सारणी के विवरण से प्रकट होता है कि राजा का अधिकतम समय राज्य के कार्यों और राजकार्यों के संपादन में ही व्यतीत होता था। अतः राजपद पर एक महान दायित्व था, जिसे निभाने के लिए राजा को निजी सुख सुविधाओं से निरुक्त या विरक्त अलग होकर सदैव जागरूकता, तत्परता, योग्यता के साथ राजकार्य में तल्लीन रहना पड़ता था। जब हम बात करते हैं केंद्रीय प्रशासन की, तो आप देखते हैं यद्यपि सम्राट शासन और सेना दोनों का सर्वोच्च अधिकारी होता था, किंतु वह अपने आप में, आप जानते हैं कि इतने विस्तृत राज्य साम्राज्य पर अकेला व्यक्ति, एक राजा ही पूरी तरह से ध्यान रख पाए, प्रत्यक्ष शासन में सब कुछ वही कर सके, ऐसा संभव नहीं होता था। तो आप जानते हैं कि भले ही राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली रही हो, रहती थी, लेकिन राजा प्रशासन में सहयोग के लिए, सलाह के लिए योग्य मंत्री, अधिकारी उनकी नियुक्ति करता था और उनकी सलाह सहयोग से वो कुशलतापूर्वक, योग्यतापूर्वक शासन करता था। तो राजा मंत्री, सचिव, अमात्य आदि की सलाह ही नहीं लेता था, वरन राज्य के नीति विषयक जो प्रमुख कार्यों को वह मंत्री व मंत्री परिषद की मंत्रणा और सलाह से ही किया करता था। यद्यपि गुप्त अभिलेखों में मंत्री उपाधि का उपयोग या उल्लेख हमें नहीं मिलता है, किंतु कुमारगुप्त प्रथम के करमदंडा अभिलेख में शिखर स्वामी और उसके पुत्र पृथ्वीसेन को कुमारामात्य के अलावा मंत्री भी कहा गया है। गुप्त काल में कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति का प्रमुख सिद्धांत ग्रंथ था। अतः मौर्यों के समय में जिस प्रकार की मंत्री परिषद थी, उसी प्रकार की गुप्त शासकों के समय गुप्त साम्राज्य में भी उसी प्रकार की मंत्री परिषद थी।
यद्यपि इसकी रचना और कर्तव्यों के बारे में हमें पूरा उल्लेख नहीं मिलता। गुप्त सम्राटों के उत्कीर्ण लेखों से मंत्रियों के पद नामों का पता चलता है। जैसे संधि विग्रह जो मंत्री था वो था युद्ध और संधि का मंत्री और परराष्ट्र मंत्री। महाबलाधिकृत ये था सुरक्षा और सेना का मंत्री। महाअक्ष पटलिक ये राजकीय कागज पत्रों को सुरक्षित रखने वाला मंत्री था, जिसके सहायक अधिकारी को अक्ष पटलाधिकृत कहते थे। आयुक्त राजकोष का मंत्री आदि प्रमुख अधिकारियों के बारे में जानकारी मिलती है। इनकी सहायता से सम्राट शासन करता था। विशेष राजनीतिक परिस्थितियों में कई मंत्रियों के हाथ में शासन और सेना दोनों के अधिकार होते थे। कालिदास ने मंत्री को राजा का दाहिना हाथ कहा है। जब कभी किन्हीं कारणों से राजा शासन कार्य स्वयं देखने में असमर्थ होता था तो अथवा युद्ध और यात्रा विहार के में हो जाता था, तब वह अपना कार्यभार अपने वरिष्ठ और योग्य विश्वास पात्र मंत्री को सौंपता था। गुप्त युगों ने जो गंगाधार पाषाण अभिलेख है उसमें मंत्री को राजा का तृतीय नेत्र भी कहा गया है। मंत्री परिषद की कार्यवाही व मंत्रणा का कार्य बहुत गुप्त रखा जाता था, यानी गोपनीय रखा जाता था। समस्त केंद्रीय शासन कई भागों में संगठित था, जिसे अधिकरण कहा जाता था और जिसका प्रबंध मंत्री अथवा अमात्य, कुमारामात्य, युवराज, कुमारामात्य आदि अधिकारी करते थे। प्रत्येक अधिकारी और मंत्री की अपनी अपनी मुद्रा, मोहरें अर्थात सील होती थी। धन्यवाद।